रही है। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अब बड़ी खबर सामने आ रही है। चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे, गोरखपुर से वह चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें पिछड़े दलों के भगवान माने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद जो है सीधी टक्कर सीएम योगी को देने जा रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि वह गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। और साथ ही आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी पार्टी है, उसके चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद। और ऐसे में अब वह गोरखपुर से मैदान में उतरने जा रहे हैं सीएम योगी के खिलाफ। तो अपने आप में यह बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछड़े दल के नेता चंद्रशेखर आजाद रहे हैं और इतने कम समय में उभरकर सामने आए हैं, ऐसे में वह चुनावी ताल ठोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होने जा रहे हैं। तो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद। बेहद कम समय में एक दलितों के नेता, दलित दल के नेता जो हैं वह बड़े उभरकर सामने आए हैं। और ऐसे में अब गोरखपुर से चुनौती देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे चुनाव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां मुलायम सिंह यादव के साड़ू और बिदूना से विधायक रहे प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक के बाद एक बीजेपी सैनमारी करती हुई नजर आ रही है सपा में। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओएसडी रहे रिटायर्ड आईएएस किशन सिंह अटोरिया भी बीजेपी में शामिल हुई है। वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हुई है। तो एक के बाद एक बड़ी तोड़फोड़ की राजनीति जो है वह उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। एक और जहां पर सपा लगातार तमाम बड़े नेता को अपनी पार्टी की ओर खींचती हुई नजर आ रही थी, अब बीजेपी ने जो है मुलायम सिंह यादव के घर में ही सैनमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ सकता है। पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहां पर करना चाहता हूं, वैसे संभवतः आप सबको जानकारी है, लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्र वधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं, और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साढ़ू की क्या कीमत होती है आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से विदित हैं। 2012 में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपना कार्यक्षेत्र प्रारंभ किया, और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान बहन प्रियंका वाड्रा जी ने शुरू किया है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही है। और वे अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग 2022 के भाजपा के चुनाव अभियान को बल देने में और गति देने में करेंगी। 2-3 बातें इनके बारे में मैं और बताना चाहता हूं। फेसबुक में 3.5 लाख फॉलोअर, ट्विटर पर 7,000 फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 50,500 फॉलोअर, लिंक्डइन पर 25,000 फॉलोअर के साथ प्रतिष्ठित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा व मानक के साथ एनजीओ का संचालन करने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य इनकी लोक गायकी से परिचित हुई।
अयोध्या भगवान राम की धरती की मूल निवासी, लखनऊ को केंद्र मानकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोक कला और गायकी के माध्यम से भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाली आज वंदना मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बन रही हैं। हम इनके माध्यम से और इनकी लोक कला और गायकी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को बल दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मनोज उर्फ मोन्टू राघव सपा एटा नौजवान कार्यकर्ता, नौजवानों में एक जिसे कहना चाहिए ना लड़ाकू सेना, जिसके पास एटा जिले में हो और एटा जिला किनका गढ़ है ये सब आप जानते हैं। उस गढ़ को भेदने वाला कार्यकर्ता मोन्टू राघव आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ है। श्री अजीत सिंह चौहान 2001 से 2005 तक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे। पूरे एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के पर्यायवाची के रूप में इनका नाम जाना जाता है। ऐसे अजीत सिंह चौहान जी भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ एक कार्यकर्ता आ नहीं पाए हैं, दर्जी समाज से हैं, जिला दर्जी बिरादरी की सभा के वो अध्यक्ष हैं श्री त्रिलोकी जी, अस्वस्थ हो गए हैं, भतीजे हैं। कुल मिलाकर आज 11 लोगों ने, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और प्रशासनिक सेवा के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इन सभी का अपने दल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये भरोसा करता हूं कि इनके प्रयास से भाजपा के 2022 के चुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। आज ब्राह्मण संरक्षण सेवक फाउंडेशन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। उनके 11 कार्यकारिणी सदस्य यहां आए हैं। स्थान के अभाव के कारण उनके अध्यक्ष और महामंत्री जी को मंच पर स्थान दिया गया है, श्री बिंदुसार पांडे जी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन का पत्र सौंपा है। हम इनके समर्थन को स्वीकार करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी उनके कार्यकर्ता हों वहां वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के साथ लगकर अपने अपने बूथ पर भाजपा को विजय दिलाने के कर्तव्य का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी महानुभावों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिससे मुजफ्फरनगर में नेताओं की राजनीतिक सक्रियता चरम पर है। दरअसल चुनाव प्रचार करने के लिए विक्रम सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र के मुनव्वरपुर गांव में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनका जोरदार विरोध किया और उन्हें खदेड़ दिया। वहीं विरोध होने के बाद विधायक ने भीड़ से हाथ जोड़े और निकल गए। कई बार तुम आते होगे, पर्सनल काम था तो दुनिया है, सामूहिक काम था, गांव के काम था, कब आए तुम बताओ मुझे एक बार बता। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये टाइम ज्यादा समय वेस्ट करने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें कि वैक्सीन न लगवाने पर सहारनपुर का गांव चकवाली सील कर दिया गया है। गांव में 450 लोगों ने टीका नहीं लगवाया था। बढ़ते संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मुख्य रास्ते को बैरिकेडिंग लगवाकर सील कर दिया गया है। अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाकर ही बाहर जाने की अनुमति दी गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। 450 अपने आप में बड़ी संख्या है। जिस तरह से संक्रमण में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है, हर दिन नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है और ऐसे में बड़ी लापरवाही जो है लोगों द्वारा देखी जा रही है, जिसके तहत प्रशासन ने यह कदम उठाया और प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए वहां के मुख्य रास्ते को सील कर दिया गया है। सीधे तौर पर कहना है प्रशासन का कि जब तक टीकाकरण नहीं होगा रास्ते को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि संक्रमण की दर जो है बेहद तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीर सहारनपुर की है, जहां पर 450 लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। तीसरी लहर आने के बावजूद भी लोगों द्वारा जागरूकता जो है वह कम देखी जा रही है, क्योंकि 450 लोग अपने आप में बड़ी संख्या है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश गुड्डू उर्फ राजेंद्र को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में बदमाशों को गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। वहीं इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से कार, बाइक आदि बरामद की गई है। वहीं आरोपी पर लूट, हत्या, अपहरण के दर्जनों से भी अधिक मामले दर्ज है। ये एसओजी प्रभारी रवि त्यागी तथा थाना अध्यक्ष रामगढ़ हरविंद मिश्रा की टीम ने एक लाख के इनामिया बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पे इन लोगों ने दोनों टीमों ने अपना एक इंटरसेप्ट किया इनको साती रोड पे, और इस बदमाश से इनका प्रारंभिक आमना सामना हुआ। बदमाश ने इनको पर गोली चला दी। आत्मरक्षार्थ मिनिमम बल इन्होंने भी प्रयोग किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पे गोली लगी। गुड्डू, कितना इनाम है तुम पे? 1 लाख रुपया। अच्छा, किसका मर्डर किया था तुमने? है? सिपाही को किसको जान के किया था? सिपाही को, शिवम को। हाँ सर। अच्छा, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है उत्तर प्रदेश की खास खबर में। खबर एटा से है, जहां फूफा ने अपने ही साली के 5 साल के मासूम बेटे की दिल्ली से अपहरण कर एटा लाकर निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि पुरानी रंजिश की वजह से 5 साल के मासूम की उसके फूफा सुनील ने अपहरण किया था और एटा लाकर फूफा ने मासूम के हाथ और पैर बांधकर उसका गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी के मामले को दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने शक के आधार पर फूफा सुनील को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान मासूम की हत्या की बात को फूफा ने कबूल लिया। यह पूरी घटना जनपद एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव जयसिंहपुर के पास की बताई जा रही है। ये कल 17 तारीख को थाना पिलुआ को दिल्ली पुलिस की गाजीपुर पुलिस द्वारा थाने की पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि आपके क्षेत्र में एक अभियुक्त द्वारा जो है बालक की हत्या कर शव दफनाया गया है। और इस सूचना पर स्थानीय पुलिस उनकी सहायता के लिए मौके पर गई और पिलुआ थाना के जयसिंहपुर गांव में बच्चे का शव बरामद हुआ है। और इस संबंध में मुकदमा दिल्ली पुलिस द्वारा थाना गाजीपुर में पंजीकृत है और उनके विवेचक के सहयोग में स्थानीय पुलिस कार्य कर रही है। बच्चे का शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई दिल्ली पुलिस के स्तर से की जाएगी। खबर हाथरस से है, जहां पानी भरे गड्ढे में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गड्ढे में अज्ञात युवक के शव को पड़ा देख मौके पर ग्रामीण की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला रामनपुर नई बस्ती की बताई जा रही है। चलो हम आ जाएंगे। थाना पुलिस भी आ गई सर। चलो हम आ जाएंगे। थाना पुलिस भी आ गई। और बात कोरोना की करेंगे। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में कोरोना के 2876 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 20,532 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फिलहाल राज्य में 98,238 कोरोना के केस एक्टिव हैं, जबकि 17,60,800 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दे दी है। वहीं यूपी में 22,990 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार मामलों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग
के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए अस्पतालों में मरीजों की भर्ती की तो अभी वह संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रही है, लगातार नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन लगातार सतर्क होने की अपील और सावधान रहने की अपील लोगों से कर रहा है, लेकिन लोगों द्वारा जो है यहां पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, जिसका नतीजा यही निकलकर सामने आ रहा है कि हर दिन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो 98,238 कोरोना के एक्टिव केस हैं फिलहाल। अगर बात की जाए एक्टिव केसों की, तो जिस तरह से एक्टिव केसों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, और अगर बात रिकवरी रेट की जाए तो फिलहाल रिकवरी रेट में थोड़ी सी कमी है। जिस तरह से नए मामलों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट उससे कई ज्यादा कम है। तो ऐसे में अगर तीसरी लहर से बचाव का एकमात्र साधन है तो वह है वैक्सीनेशन और सावधानी और सतर्कता। और कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गोरखपुर सदर से लड़ेंगे चुनाव। गाजियाबाद में 1585 नए पॉजिटिव केस आए, जबकि 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गाजियाबाद में 1585 नए पॉजिटिव मामले, अपने आप में बड़ी संख्या, और 2 मरीजों की अस्पताल के दौरान मौत हो गई है। गाजियाबाद में 1585 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, अपने आप में बड़ी संख्या है। जिस तरह से मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, और अकेले गाजियाबाद की बात की जाए तो जिस तरह से नए मामले आए हैं वह अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1585 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है कोरोना के चलते। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात अकेले गाजियाबाद की जाए तो जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं वह भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। 1585 अपने आप में बड़ी संख्या है जो सामने आई है आज के दिन। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर का कहर लगातार बरकरार है। 1585 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है कोरोना से। तो मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो वह भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, देखिए, मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने हिमानी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यूपी में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। और देखिए, चिंता की बात यह है कि यूपी जो दिल्ली से बहुत पीछे चल रहा था, अब दिल्ली से ज्यादा मामले यूपी में सामने आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए कल आपने देखा होगा हिमानी कि किस तरीके से कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया, ग्रेटर नोएडा वो पहुंचे, एक अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, वहां पर हालात का जायजा लिया, वहां मरीजों का हाल उन्होंने जाना। तो बहुत ज्यादा संख्या में मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। न केवल गाजियाबाद में, जिस तरीके से गाजियाबाद में 1500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए, 2 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। ग्रेटर नोएडा में भी मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ भी 1000 से ऊपर मामले जो है वो रोजाना सामने आ रहे हैं। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कल भी हमने देखा था हिमानी कि 17,000 से ज्यादा मामले कल यूपी में सामने आए थे। और जहां यूपी बहुत पीछे चल रहा था, यूपी में बहुत ज्यादा संक्रमितों की संख्या नहीं आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे ये इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसको लेकर सरकार भी काफी गंभीर दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर गंभीर है। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कल ग्रेटर नोएडा में मौजूद थे, उन्होंने हालात का जायजा लिया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। ओमिक्रॉन के मामलों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य महकमा जो है वो चिंतित है। किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए, इसके लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। और तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी यूपी में हम देख रहे हैं। हालांकि उतनी पाबंदियां अभी भी नहीं है जो दूसरे राज्यों में देखने को मिल रही है, चाहे हम राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें या और राज्यों की हम बात करें। लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार भी बहुत ज्यादा सतर्क, सजग और जागरूक नजर आ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए। हिमानी,
जी अमित जी, यहाँ पर आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। देखिए, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कहा था कि जो संख्या बेड की है वह पूर्ण रूप से अस्पतालों में है, लेकिन मरीजों की संख्या जो है अस्पताल में भर्ती होने की, उसमें कमी देखी जा रही है। अगर जमीनी स्तर की बात की जाए, क्या वही स्थिति बनी हुई है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने हिमानी। और देखिए, सबसे जो एक सुखद पहलू नजर आता है वो यही है कि जो ओमिक्रॉन के मामले बढ़ बेशक रहे हैं, कोरोना के मामलों में इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन तीसरी लहर में सबसे जो अच्छी बात है वो यही है कि यहाँ पर अस्पतालों में मरीज जो है वो कम भर्ती हो रहे हैं। यानी कि जिनको कोरोना हो भी रहा है या ओमिक्रॉन जिनको हो रहा है, वो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो घर पे ठीक हो जा रहे हैं। अगर मौत भी हो रही है इस तीसरी लहर में लोगों की कोरोना के चलते, तो ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, किसी भी तरीके की बीमारी से वो जूझ रहे हैं या उनकी ज्यादा उम्र है, उसके चलते उनकी मौत जरूर हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि इस तीसरी लहर में ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पर नहीं कर पा रहा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है हिमानी कि हम नियमों का पालन ना करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करें। जिस तरीके से सरकार भी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि भाई जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप अपने मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को समय समय पर आप सैनिटाइज करते रहें, आप अपने कोरोना के दोनों डोज लें। कर रही है बिल्कुल। और मामलों में जिस तरह से वृद्धि देखी जा रही है, यहाँ पर डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बात को साफ तौर पर कह चुके हैं कि यहाँ पर डरने की या भागने की जरूरत नहीं है, यहां पर सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है इस दौरान, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में स्थिति देखी गई थी, वह स्थिति तीसरी लहर में नहीं उत्पन्न होगी। सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है, क्योंकि अब जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो चुकी है। लेकिन अब भी अगर बात की जाए मामलों में वृद्धि की, तो इसके पीछे का कारण जो है कहीं ना कहीं आम नागरिकों द्वारा बड़ी लापरवाही ही माना जा रहा है। और अकेले गाजियाबाद की बात की जाए तो अपने आप में बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं। 1585 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल पहुंचे थे गौतम बुद्ध नगर में, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वह ज्यादा नहीं बढ़ रही है। एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जो घर में इलाज के दौरान भी ठीक हो रहे हैं, तो इससे डरिए मत। और एक बार फिर रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है निर्भया हत्याकांड को लेकर। यह खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर निर्भया हत्याकांड को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि निर्भया हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, और ऐसे में निर्भया केस की जो वकील थी वह बसपा में शामिल हो गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वकील सतीश चंद्र मिश्रा ने दिलाई सदस्यता। निर्भया केस की वकील थी, बसपा में हुई शामिल अब, और वकील सीमा कुशवाहा ने थामा बीएसपी का दामन। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैफुद्दीन संवाददाता जुड़ चुके हैं। सैफुद्दीन, आपसे जानना चाहूंगी कि ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए निर्भया का केस लड़ा था और ऐसे में बसपा को कहीं ना कहीं इस संगठन को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है अगर वकील इनके खेमे में शामिल होती है तो। मैं ये बता रही जिस तरह से हालात जो है जोड़ने का और तोड़ने का काम चल रहा है, वही पे जो है बसपा ने भी एक बहुत अहम जो है उनके एक बहुत अहम मुद्दे पे लेकर के इनको वकील को जो है शामिल किया है। सीमा शुक्ला को जिन्हें शामिल तो कर लिया है, मगर एक जैसे महिलाओं की बात चल रही है, महिलाओं को जो है कहा गया हमें न्याय दिलाएंगे, तो वहाँ पे जो है मायावती भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। उन्हें ऐसे शख्स को जो अंदर लिया है जो लोगों को इस बात का एहसास दिला सके कि हम उनको कानून व्यवस्था सही दिला सकते हैं, उनको कानून से लड़ने की हिम्मत दिला सकते हैं। ऐसे लोगों के सामने जो ले तो रही है मायावती। फिलहाल अभी जहाँ पे तोड़ना और जोड़ने का काम चल रहा है, वहीं पे जो है मायावती ने भी एक अच्छा काम किया है कि उनके साथ भी ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता तक के जो है जो बात पहुंचा सके, उनके साथ लड़ाई लड़ सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का नारा देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि जनता आखिर किसका साथ देने वाली है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।